नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। और मैं अशोक जहांगीर आपका साथी आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। और आज मैं आपके लिए जो पोएम लेकर के आया हूं, बहुत ही शानदार, मजेदार, बहुत ही दिलचस्प पोएम है और आपके नॉलेज को इनहेंस करने वाली पोएम है। और ये जिस पोइट की पोएम है जिसका मैं अभी नाम आपके सामने लेने जा रहा हूं, ये पोइट वो पोइट है जिनके बिना इंग्लिश लिटरेचर की बात करना बेमानी होता है। ये वो व्यक्ति हैं जिनका कद जो है इंग्लिश लिटरेचर में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा कद है और इनकी जैसी ऊंचाइयां हर पोइट ने छूनी चाहिए, लेकिन सबके लिए ऐसे ख्वाब उनको हासिल कर पाना मुमकिन नहीं होता है। जी हां दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, विलियम शेक्सपियर की बात कर रहा हूं, जिनके बिना इंग्लिश लिटरेचर अधूरा सा लगता है, जिनके बिना ऐसे लगता है कि इंग्लिश लिटरेचर है ही नहीं है। ठीक है, जिनके लिए यह कहा जाता है कि जहां पर इंग्लिश लिटरेचर का नाम आता है वहीं पर इनके सिनोनिम के रूप में, पर्यायवाची के रूप में हम विलियम शेक्सपियर की जरूर बात किया करते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर के इन सिनोनिम, सिग्नेचर नेम, जाइंट अर्थात विलियम शेक्सपियर, इनकी हम आज बात करने वाले हैं। और इनकी एक छोटी सी पोएम मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं। और जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे हैं, द 7 एसेस ऑफ मैन, अर्थात किसी इंसान के जीवन में 7 प्रकार की अवस्थाएं आती है। क्या आती है, किस तरह से होती है, अभी बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की बात करेंगे दोस्तों। तो जानते हैं पहले अबाउट द पोएट, देखते हैं। विलियम शेक्सपियर, नाम ही बहुत प्यारा है सुनने में। आप तस्वीर में यहां पे देख पा रहे हैं, विलियम शेक्सपियर की फोटो जो है आपके सामने है। तो देखिएगा, विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1616, इनका जन्म जो है 1564 में होता है, मृत्यु जो है 16 से 16 में होती है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है आप यहां पे थोड़ा जान लीजिएगा कि इनका जन्म और मृत्यु जो है एक ही तारीख है। इनकी डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ दोनों एक ही हैं, अर्थात 23 अप्रैल। जी हां, 23 अप्रैल। जी दोस्तों, तो विलियम शेक्सपियर जिनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को होता है और जिनकी मृत्यु भी 23 अप्रैल 1616 को होती है, वॉज एन इंग्लिश पोइट, अंग्रेज कवि थे, प्ले राइट अर्थात ड्रामेटिस्ट, नाटककार थे, प्ले राइट जो नाटक लिखते हैं, एक्टर एंड ड्रामेटिस्ट, एक्टर थे, ड्रामेटिस्ट थे। ही इज ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवॉन, अक्सर इनको बार्ड ऑफ एवॉन कहा जाता है। जी हां, एक्चुअल में थॉमस ग्रे, उन्होंने एक ओड लिखा था और ओड का टाइटल ही क्या था, यदि आप इंग्लिश लिटरेचर में थोड़ी रुचि रखते हैं और यदि आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए किया है या फिर आपने थॉमस ग्रे को थोड़ा सा पढ़ा है, तो आपने द बार्ड नाम से उनका ओड जरूर पढ़ा होगा। और उसमें द बार्ड, बार्ड शब्द जो है उसका अर्थ ही होता है पोइट अर्थात कवि, पोइट अर्थात कवि। तो वहां पर जो बार्ड शब्द का प्रयोग उसने किया है, वो बार्ड शब्द शेक्सपियर के लिए किया है और थॉमस ग्रे ने ही इनको बार्ड ऑफ एवॉन कहा है। एक्चुअल में इनका जन्म जो है 23 अप्रैल 1564 को एवॉन जो नदी है, जो इस स्ट्रैटफोर्ड नामक जो इनका कस्बा जहां पर ये रहते थे, ठीक है, वहां पर एवॉन नाम से नदी बहती है, वहीं पर इनका जन्म होता है। उस नदी के किनारे इनका घर था, वहां पर इनका जन्म हुआ, इसलिए इनको बार्ड ऑफ एवॉन भी कहा जाता है, अर्थात एवॉन का कवि भी कह करके इन्हें संबोधित किया जाता है। तो हिज वर्क्स इंक्लूड 38 प्लेज, इन्होंने आज तक 38 प्लेज लिखे हैं, 154 सोनेट्स। सोनेट्स के बारे में आप जानते हैं, सोनेट्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी पोएम जिसमें 14 पंक्तियां होती है, जिसके बारे में हमने पहले बात करी है, हम एक सोनेट पहले पढ़ के जा चुके हैं। ठीक है, और सोनेट के ऊपर अलग से मैं आपके लिए एक वीडियो भी लेकर के जरूर आऊंगा, जिसमें आप सोनेट की पूरी हिस्ट्री से लेकर के आज तक का सब कुछ आप जान पाएंगे। तो इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं एंड 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स, और 2 लंबी पोएम्स लिखी हैं। वो 2 लंबी पोएम्स कौन सी हैं, तो आप यदि आप नाम जानना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं, वीनस एंड अडोनिस। वीनस एंड अडोनिस पहली इनकी लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, और उसी के साथ में रेप ऑफ ल्यूक्री, द रेप ऑफ ल्यूक्री, ये इनकी दूसरी लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। तो उन्होंने 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम भी उन्होंने लिखी है।
तो कुल मिलाकर के यदि पोइट्री की बात करी जाए तो 154 प्लस 2 अर्थात 156 इन्होंने पोएम्स लिखी है और 38 प्लेस लिखे हैं। ठीक है, आगे फिर और बात करते हैं। His plays have been translated into major modern languages। आज वर्तमान में जो प्रमुख विश्व में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें इनके नाटकों का अनुवाद किया गया है और बहुत ही गजब, बहुत शानदार इन्होंने नाटक लिखे हैं। एंड आर परफॉर्म्ड द वर्ल्ड ओवर, और पूरी दुनिया भर में इन नाटकों का मंचन किया गया। मंचन ही छोड़िए, इन पर बहुत सारी मूवीज भी बनी है। इवन हमारे बॉलीवुड में भी इन पर बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, इन पर बहुत सारी मूवीज जो है वो बन चुकी हैं। जी, जैसे हम बात करें मैकबेथ की तो मियां मकबूल जो मूवी है मैकबेथ पर बनी है। इसी तरह से ओथेलो, ठीक है, ओथेलो जो है उस पर ओमकारा नाम से मूवी जो है बन चुकी है बॉलीवुड में। और भी बहुत सारे हैं। खैर आगे बात करते हैं। शेक्सपियर produced most of his famous works between 1589 and 1613। शेक्सपियर ने अपने ज्यादातर जो नाटक हैं वो 1589 से लेकर के 1613 के दरमियान लिखे हैं। इसी बीच में उन्होंने अपने नाटक लिखे हैं। एक्चुअल में 1613 के बाद में कंप्लीटली उन्होंने राइटिंग छोड़ दिया था। ठीक है, यहां पर इनके जो बेटे जो थे, इनकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। ठीक है, पहली इनकी बेटी होती है, फिर इनके जुड़वा बच्चे होते हैं जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है। तो जो लड़का है हैमनेट, फिर से मैं नाम लेता हूं हैमनेट, उसकी डेथ हो जाती है तो थोड़ा से अवसाद में चले जाते हैं। 11 साल का बच्चा होता है, वो मर जाता है, उसका धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। देन आफ्टर ही स्टॉप्ड राइटिंग 1613 में, 1613 में इन्होंने पूरे तरह से लेखन कार्य जो है छोड़ ही दिया था एक तरह से देखा जाए तो। हिज प्लेस वर प्राइमरीली कॉमेडीज, histories, tragedies and tragicomedies। इनके नाटक जो है, इनके प्ले जो है प्राय इनमें क्या होते थे, या तो प्योर कॉमेडी होते थे जैसे मिडसमर नाइट्स ड्रीम्स यदि आपने देखा हो तो, हिस्ट्रीज, ठीक है, या पूरी तरह से ऐतिहासिक नाटक होते थे। ठीक है, एडवर्ड्स पर इन्होंने लिखा था। ट्रेजेडीज पूरी तरह से ट्रेजेडी होते थे, जैसे मैकबेथ है, ठीक है, ओथेलो है, हैमलेट है। ठीक है, एंड ट्रेजी कॉमेडीज अर्थात जिसमें ट्रेजी कॉमेडीज, मैं थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में बात कर लेता हूं। ये ट्रेजी कॉमेडी नाम की जो जानर है अर्थात लिटरेरी फॉर्म है, सबसे पहले विलियम शेक्सपियर ने ही इसे प्रारंभ किया था और इसके लिए इनकी बहुत ज्यादा आलोचनाएं भी हुई थी। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मुझे सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए पहले आप ये जानिए कॉमेडी क्या होता है, ट्रेजेडी क्या होता है। दोनों को समझ लेंगे तो आप ट्रेजी कॉमेडी भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमेडी का। कॉमेडी का मतलब क्या होता है? ए स्टोरी दैट एंड्स इन हैप्पीनेस, एक कहानी जिसका अंत सुखद होता है कॉमेडी कहलाएगी। ए स्टोरी दैट एंड्स इन सोरो, और कहानी जिसका अंत दुखद होता है ट्रेजेडी कहलाएगी। तो ट्रेजी कॉमेडी इन दोनों का मिक्सचर होता है, अर्थात शुरुआत में बिल्कुल थोड़े से ट्रेजिक सीन्स आते हैं बट एंड में कहानी का अंत जो है सुखद होता है। इसी को अपन क्या नाम देते हैं? ट्रेजी कॉमेडीज नाम देते हैं। और इसकी बहुत आलोचना हुई थी क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने सबसे पहले इसको आजमाया था, इस पर अपना हाथ चलाया था। इससे पहले या तो प्योर ट्रेजेडीज लिखी जाती थी या फिर प्योर कॉमेडीज ही लिखी जाती थी। तो एक नया इनोवेशन था, नया नवाचार था जिसके लिए शेक्सपियर की आलोचना हुई, लेकिन बाद में आगे चल करके बहुत इनकी प्रशंसा हुई। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो आपकी एक ट्रेजी कॉमेडी है। एज यू लाइक इट को आप इसी श्रेणी में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एज यू लाइक इट एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस आर कंसिडर्ड टू बी सम ऑफ हिज फाइनेस्ट प्लेज। ये इनके सबसे बेहतरीन प्लेज हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से नजर दौड़ा ही लेते हैं। हैमलेट जिसकी सलल की जो है, ठीक है, वो बहुत चर्चित है। टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है, होगा नहीं होगा, इंसान डिलेमा में रहता है, असमंजस में रहता है। ऐसा हैमलेट जो हर वक्त मन में सोचता रहता है। सोलोलिकी है, बहुत फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में। आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। खैर लिटरेचर ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, नहीं तो आप कहेंगे यार यहाँ पे द 7 एजेस ऑफ मैन पढ़ाने आया है या फिर कुछ और बताने आया है। ओथेलो है, किंग लियर है, मैकबेथ है, एज यू लाइक इट है और द मर्चेंट ऑफ वेनिस है। ये इनके सबसे फाइनेस्ट प्लेज में से हैं। जरूर पढ़िएगा, कभी उम्र में वक्त मिले, उम्र की सीढ़ियां जब आप चढ़ रहे हो
और कभी आपको पढ़ने की फुर्सत मिले इन्हें जरूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम अभी बात करने वाले हैं द 7 एजेस ऑफ मैन, इसकी हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली में द 7 एजेस ऑफ मैन जो है ये एज यू लाइक इट नाम का जो इनका प्ले है, उस प्ले में एक कैरेक्टर होता है जैकस, जो कि हर वक्त दुखी उदास रहता है। इसलिए उस पात्र का नाम ही हमने क्या रख दिया, मेलैंकली जैकस। मेलैंकली का मतलब क्या होता है, सैड, अनहैप्पी। ओके, तो हमने इस पात्र का नाम ही क्या रख दिया, मेलैंकली जैकस। तो मेलैंकली जैकस जो है वो क्या करता है, ये पोएम जो है अर्थात द 7 एजेस ऑफ मैन, अर्थात किसी मनुष्य जीवन की 7 अवस्थाएं जो बता रहा है, ये गीत जो है वो गाता गाता है। ठीक है, वो गीत हमने वहां से इसको यहां एक एक्सट्रैक्ट के रूप में, एक अंश के रूप में यहां पर लिया है। तो देखिए अबाउट द पोएम देखिएगा, दिस पोएम इज ए मोनोलॉग। जी हां, ये पोएम क्या है, एक मोनोलॉग है। अब मोनोलॉग क्या होता है देखिएगा, तो यहां मोनोलॉग में मोनो और लॉग इन दोनों शब्दों का आप देखिएगा। मोनो शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है सिंगल। जी हां, क्या अर्थ होता है, सिंगल। और लॉग जो शब्द है उसका अर्थ होता है स्पीच, अर्थात सिंगल स्पीच। अर्थात जब कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने आप से क्या करता है, बातें करता है। जी हां, किससे बात करता है, अपने आप से। मोनो का मतलब एक अकेला, और लॉग का मतलब क्या होता है, स्पीच, अर्थात बोलना। अर्थात जब कोई अकेला व्यक्ति क्या करता है, अपने आप से ही बतियाता है, बोलता है, बात करता है, तो वो स्पीच क्या कहलाती है, मोनोलॉग कहलाती है। इसी के विपरीत मोनो शब्द को आप हटा दीजिए और यहां पर डी या डाई रख दीजिए, तो आपके लिए शब्द तैयार होता है डायलॉग, अर्थात कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू, अर्थात दो के बीच में जो वार्तालाप होता है उसको अपन क्या कहते हैं, डायलॉग। क्योंकि डी का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, मोनोलॉग की बात कर रहे हैं। तो ये पोएम जो है एक मोनोलॉग है, टेकन फ्रॉम ए फेमस शेक्सपियरियन कॉमेडी एज यू लाइक इट, जो कि शेक्सपियर की बेहतरीन कॉमेडी है एज यू लाइक इट, यहां से इसे लिया गया है। इट इज स्पोकन बाय मेलैंकली जैकस। अभी मैं बात आपको बता ही रहा था कि मेलैंकली जैकस जो है इसके द्वारा इसे बोला जाता है, गाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, मैन्स लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 स्टेजेस। यहां पर कवि के अनुसार मनुष्य जीवन को, मानव जीवन को 7 अवस्थाओं में हम बांट सकते हैं। दैट मीन्स किसी मनुष्य के जीवन में 7 अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था जो है वो इन्फेंट अर्थात शिशु की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था किसी स्कूल बॉय की होती है। तीसरी लवर की है। चौथी सोल्जर। पांचवा जस्टिस। फिर पैंटालून एंड ओल्ड एज एंड डेथ। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ शेक्सपियर्स ऑफन कोटेड अक्सर जिसका उदाहरण दिया जाता हो, अक्सर जिसके बारे में बात करी जाती है, अक्सर जिसका चर्चा करी जाती है, उसको अपन कहते हैं ऑफन कोटेड। तो इट इज वन ऑफ शेक्सपियर्स ऑफन कोटेड मोनोलॉग्स रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। जी हां, इसकी भी बात करेंगे। यह है शेक्सपियर के उन बेहतरीन मोनोलॉग्स में से है अक्सर जिनकी चर्चा होती है, और इसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। जी हां, किस में लिखा गया है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। तो यहां पर एक खास मीटर की बात करी गई है जिसको कहा गया आयम्बिक पेंटामीटर। पहले तो आप पेंटा का अर्थ समझ लिए। पेंटा का मतलब होता है 5, अर्थात एक ऐसा मीटर जिसमें कितने फीट होंगे, 5 फीट होंगे। जी हां, कितने फीट होंगे, 5 फीट होंगे। अब वो फीट किस प्रकार के होंगे, आयम्बिक होंगे। आयम्बिक, यहां पर द 7 एजेस ऑफ मैन की ही मैं बात करने वाला हूं, लिटरेचर में ज्यादा मैं नहीं घुसूंगा, मोटा मोटा आपको मैं बता देता हूं कि आयम्बिक शब्द का मतलब क्या है। कि जब कोई अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद में स्ट्रेस सिलेबल आता है, दोनों का एक जोड़ा तैयार करते हैं तो एक आयाम बनता है। एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, फिर स्ट्रेस्ड आता है, और इन दोनों का एक जोड़ा तैयार होता है, तो हम कहते हैं कि वहां पर कितने आयाम हो गए, एक आयाम हो गया। अनस्ट्रेस्ड is followed by a stressed syllable, then it is called a 1 foot, 1 आयाम। और इस इतने जो आयाम है इनकी संख्या कितनी होती है, 5, अर्थात 5 आयाम। तो कितने फीट हो गए, फुट का प्लूरल फीट, तो कितने फीट हो गए इसमें, 5 फीट। और किस प्रकार के हैं, आयम्बिक हैं, इसलिए इसको आयम्बिक पेंटामीटर कहा जाता है। तो ये जो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं पोएम, ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। मैनी राइटर्स फ्रॉम पाइथागोरस टू प्रेजेंट डे, बहुत सारे लेखक पाइथागोरस से लेकर के आज तक के
हैव कंपेयर्ड द वर्ल्ड टू अ स्टेज। दुनिया के बहुत सारे लेखकों ने, चाहे आप पाइथागोरस से लेकर के आज वर्तमान तक की बात कर लीजिएगा, सभी ने इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को किसके साथ कंपेयर किया है? ठीक है, वर्ल्ड को स्टेज के साथ में, अर्थात थिएटर के साथ में जरूर कंपेयर किया है दोस्तों। ठीक है, तो ये अभी अपन आगे बात करते हैं इसमें। वैसे एक मूवी का नाम मुझे ध्यान में आ रहा है, आनंद। एक मूवी आई थी अमिताभ और राजेश खन्ना साहिब की। ठीक है, उसमें राजेश खन्ना साहिब का आपको डायलॉग जरूर याद होगा कि बाबू मोशाय, ये जिंदगी एक रंगमंच है। ये जिंदगी क्या है? एक रंगमंच है। तो चलिए उसी रंगमंच की तरफ बढ़ते हैं, और आज का मैंने आपके लिए रंगमंच सजा के रखा है। तो देखिए, पोएम स्टार्ट करते हैं, और जैसा कि यहां पर तस्वीरें जो है अपना मीनिंग जो है खुद बयान करेंगी। एक्चुअली दोस्तों, ये जो मैं सेशन तैयार करता हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेरे पीछे पूरी टीम तैयार है, पूरी टीम काम करती है, जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल यहां पर लेकर के आने की कोशिश करती है। तो हमने कोशिश क्या करी है? हमारी कोशिश ये रहती है कि जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों से संबंधित कुछ तस्वीरें जो हैं, अर्थात जो शब्द तस्वीर बनाते हैं, वो अपने आप आपके सामने यहां पर उपस्थित हो ही जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैं बात कर रहा हूं कि इस दुनिया की, इस वर्ल्ड की तुलना करूंगा मैं किससे? स्टेज से। तो बैकग्राउंड में जो तस्वीर है वो किसकी हमने ली है? इसे एक स्टेज की ली है। तो इसी प्रकार से पूरी टीम जो है लगी रहती है आपके लिए बेस्ट लेकर के आने के लिए। तो एक थैंक यू उनके लिए बनता है, जरूर कमेंट बॉक्स में थैंक यू जो है उनके लिए लिख करके आप जरूर भेजिएगा। ठीक है, और मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरी टीम को भी अच्छा लगेगा। और कमेंट जरूर करते रहिए, लाइक जरूर करते रहिए, और आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, कोई घाटे वाली बात नहीं है, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी जरूर कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, मर्जी है आपकी, सब्सक्राइब करें या अनसब्सक्राइब करें, आपका चैनल है। ठीक है, तो देखते हैं द 7 एजेस ऑफ मैन। मनुष्य जीवन की 7 अवस्थाएं यहां पर बताई जा रही है। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। पूरी दुनिया एक रंगमंच है बाबू शाय, पूरी दुनिया क्या है? एक रंगमंच है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। यहां वर्ल्ड, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस दे रखा है। ठीक है, तो दैट मीन्स वर्ल्ड इज, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड इज। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, आप इसे यूं भी पढ़ सकते हैं। तो ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। पूरी दुनिया एक रंगमंच है। पूरी दुनिया को क्या कहा है? किससे तुलना करी है? रंगमंच से, अर्थात स्टेज से तुलना करी है। जी हां, पूरी दुनिया की किससे तुलना करी गई दोस्तों? स्टेज से तुलना करी गई है। और तुलना करने के लिए हमारे पास 2 डिवाइसेस होते हैं। एक होता है सिमली और एक होता है मेटाफर। ध्यान दीजिएगा, सिमली तथा मेटाफर। सिमली तथा मेटाफर, इन दोनों के माध्यम से जब तुलना करते हैं तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप 2 असमान के बीच में तुलना कर रहे हैं, 2 असमान वस्तुओं के बीच में तुलना कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है बिटवीन 2 डिसिमिलर, अपैरेंटली डिसिमिलर थिंग्स, तभी आप क्या कर पाएंगे? सिमली या मेटाफर का यूज कर पाएंगे। लेकिन जब आप 2 समान के बीच में तुलना करते हैं, बिटवीन 2 सिमिलर थिंग्स, बिटवीन 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, यदि आप क्या करते हैं? तुलना करते हैं, तो इस प्रकार की तुलना को सिर्फ अपन नाम देते हैं कंपैरिजन। जी हां, क्या नाम देते हैं? कंपैरिजन, अर्थात तुलना नाम देते हैं। लेकिन 2 असमान के बीच में तुलना होती है तो या तो सिमली होगा या फिर मेटाफर होगा। ठीक है, सिमली की विशेषता क्या होती है? तुलना करते वक्त आप एज या लाइक जैसे शब्दों का प्रयोग जरूर करते हैं तुलना करते समय, और यदि इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया तो सिमली नहीं है। और जब इन शब्दों का आपने प्रयोग नहीं किया है तो फिर वो क्या होता है? मेटाफर। 2 असमान के बीच में आपने तुलना करी है, तुलना करते समय लाइक तथा एज जैसे शब्दों का आपने प्रयोग नहीं किया है, तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच के रूप में आपने किसका प्रयोग किया है? मेटाफर का प्रयोग किया। तो चलिए पहली पंक्ति में चलते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। पूरी दुनिया एक रंगमंच है बाबू बशाय। आप यूं भी तो कह सकते थे ऑल द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, कि पूरी दुनिया एक स्टेज की तरह से है, एक रंगमंच की तरह से। आपने ऐसे तो नहीं कहा, आपने लाइक शब्द को काम में नहीं लिया, फिर भी आपने तुलना करी। एक तरफ स्टेज है, एक तरफ वर्ल्ड है, दोनों की आपने तुलना कर दी है।
दैट मीन्स आपने मेटाफर यूज किया है। तो यहां पर पहली पंक्ति में मेटाफर को काम में लिया गया है। दोस्तों समझ गए होंगे आप। तो पूरी दुनिया की तुलना करी है स्टेज से, एंड ऑल द मेन एंड विमेन मियरली प्लेयर्स, और इस जगत के सभी स्त्री और पुरुष मियरली अर्थात ओनली मात्र केवल, मियरली जी हां मियरली मात्र, प्लेयर्स एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। यहां पर फिर से तुलना करी है कि इस दुनिया में रहने वाले तमाम स्त्री तथा पुरुष जो है वो क्या है, एक्टर हैं। यहां पर फिर से तुलना हुई है, फिर से मेटाफर का प्रयोग यहां पर किया गया है। पहली पंक्ति में मेटाफर का प्रयोग हुआ है, दूसरी में भी मेटाफर का प्रयोग हुआ है कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और सभी लोग जो हैं, सभी स्त्री तथा पुरुष जो हैं सिर्फ एक्टर तथा एक्ट्रेसेस हैं। दे कौन, ये लोग मैन तथा वीमेन, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। ठीक, एंट्रेंसेस प्रवेश करना, ये रंगमंच पे आते हैं, एग्जिट्स और अपनी भूमिका निभा करके चले जाते हैं। अर्थात मनुष्य क्या करता है, जन्म लेता है और एक दिन जब उसकी पूरी भूमिकाएं खत्म हो जाती है अर्थात अपना जब वो जीवन जी लेता है उसके बाद में अलविदा कह देता है। ठीक है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करता है, अर्थात एग्जिट डोर से चला जाता है। They have their exits and entrances, and one man in his time plays many parts। और एक व्यक्ति, जी हां वन मैन, और एक व्यक्ति इन हिज टाइम, इन हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में, टाइम से मतलब किससे, यहां टाइम का मतलब क्या है, लाइफ टाइम से दोस्तों। ठीक है, लाइफ टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में कई तरह की भूमिकाएं निभाता, मैनी पार्ट्स बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्ट्स, हिज किसके लिए आ रहा है, इस वन मैन के लिए। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और ये जो मनुष्य है, ये जो व्यक्ति है, मानव जो है अपने जीवन में कितनी भूमिकाएं निभाता है, 7 एजेस। यहां एज शब्द जो है उसका अर्थ उम्र से नहीं है, उसका अर्थ है रोल्स है, 7 रोल्स प्ले करता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट, a man performs 7 roles in his lifetime, during his lifetime. Just like an actor, he enters the stage and exits the stage after playing his own role. So this world is compared to the stage. ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया एक रंगमंच है, तमाम स्त्री पुरुष जो हैं वो यहाँ पर एक्टर्स हैं और वो यहाँ पर अपनी भूमिका निभाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। और कोई मनुष्य जो है अपने जीवन में बहुत सारी भूमिकाएं निभा सकता है, और मोटे तौर पे देखा जाए तो कोई मनुष्य अपने जीवन में 7 भूमिकाएं निभाता है। सारांश है इन पहली 5 पंक्तियों में ये बात यहाँ पर कही गई है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं एक शब्द जो है इसको जरूर लूंगा। देखिएगा शब्द क्या है, AGE। इसका उच्चारण जो है उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यदि यह एक अलग शब्द के रूप में आता है जिसका अर्थ क्या था, उम्र, और अभी अपन ने एक शब्द इसका अर्थ और लिया, भूमिका अर्थात रोल। ठीक है, तब दोस्तों आप इसका उच्चारण जो है इस तरह से कीजिएगा, एज। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तब आप इसका उच्चारण क्या कीजिएगा, एज के रूप में कीजिएगा। डिक्शन उठा के देखेंगे तो आपको इस प्रकार से लिखा हुआ फोनेटिकली आपको ये मिलेगा, एज, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा ये एज। ठीक है, लेकिन यदि ये शब्द जो है किसी शब्द के साथ में सफिक्स के रूप में जुड़ा हुआ आ जाए तो आप इसका उच्चारण जो है क्या करेंगे, इज करेंगे। जी हाँ, डिक्शन उठा के देखेंगे तो आपको ये कुछ यूं लिखा हुआ मिलेगा, इज। जैसे आपने इसको कहां पढ़ा, मैरिज। ठीक है, यहां सफिक्स के रूप में है। और कहां पढ़ सकते हैं आप इसको, विलेज। और आप इसको कहां पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज। ओके,
लैंग्वेज मत पढ़िएगा, लैंग्वेज आपको पढ़ना है। तो जब ये सफिक्स के रूप में आता है तो एज पढ़िएगा, इंडिविजुअली आता है तब ऐसे क्या पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एट फर्स्ट द इन्फेंट, यहां पर मनुष्य जीवन जो है उसकी भूमिकाओं की बात अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो पहली अवस्था की बात कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेज, द वेरी फर्स्ट रोल दैट ए मैन कैन प्ले इन हिज लाइफ इज ऑफ इन्फेंट। सबसे पहले व्यक्ति जो है शिशु की भूमिका निभाता है। जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, एक नर्स है या एक मदर है जिसकी बाहों में शिशु है। ठीक है, अक्सर छोटा बच्चा जो क्या करता रहता है उसके बारे में शेक्सपियर बहुत ब्यूटीफुली, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं, शब्दों के माध्यम से चित्रण करते हैं, अर्थात डेपिक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ही इज डेपिक्टिंग द 7 एजेस ऑफ मैन हियर। सो द वेरी फर्स्ट एज इज ऑफ एन इन्फेंट। एट फर्स्ट द इन्फेंट, तो सबसे पहले किसकी अवस्था आती है, इन्फेंट की, अर्थात शिशु। शिशु म्यूलिंग, इस म्यूलिंग शब्द को डिफाइन मैं करूंगा अभी, और इसके लिए पहले आप इस शब्द को देखिएगा। ये शब्द जो है ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको अपन पढ़ते हैं ओनोमेटोपोइया। फिर से सुनिएगा, ओनोमेटोपोइया, वेयर द साउंड सजेस्ट इट्स ऑन मीनिंग। जहां पर ध्वनि क्या करती है, अपना अर्थ स्वयं स्पष्ट कर देती है। तो इस प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच को हम नाम क्या देते हैं, ओनोमेटोपोइया नाम देते हैं। अर्थात जहां पर कोई ध्वनि जो है क्या करती है, कोई अपना अर्थ स्पष्ट कर देती है। जैसे सांप के फुफकारने की आवाज क्या होती है, हिस। ठीक है, कुत्ते के भौंकने की आवाज वाव वाव, बिल्ली के बोलने की आवाज म्याऊ म्याऊ। ठीक है, तो MEW म्याऊ, ये क्या है, बिल्ली के द्वारा बोलना। ठीक है, तो हम वहां पर स्पीक या कुछ ऐसे शब्दों का हमने प्रयोग नहीं किया। एक्चुअली MEW क्या है, साउंड है। सांप फुफकारता तो HISS, हिस, हिस क्या है, साउंड है। तो हिस जैसे ये शब्द आता है तो अपन समझ जाते हैं कि यहां पर सांप जब फुफकार रहा है। तो MEW जैसे शब्द आया, हमें पता चल गया कि यहां पर बिल्ली के द्वारा बोला जा रहा है। तो देखिएगा, म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेस आर्म्स, यहां बिल्ली के द्वारा बोलना अर्थ नहीं है, अर्थ अलग है, लेकिन फिर भी ओनोमेटोपोइया का यहां पर प्रयोग किया गया है। एक्चुअल में यहां पर बच्चे के रोने की तुलना जो है बिल्ली के बोलने से करी गई है। जैसे बिल्ली कैसे बोलती है म्याऊ म्याऊ, उसी प्रकार से छोटा बच्चा जो है, ठीक है, जब रोता है तो उसका साउंड जो है एक बिल्ली के बोलने की तरह से रिजेंबल करता है, मिलता है, मिक्सअप करता है। इसलिए यहां पर शेक्सपियर ने बड़ी खूबसूरती से शब्द का इस्तेमाल किया, म्याऊ, और उसी से क्या बना दिया, म्योलिंग। ओके, म्योलिंग, यस। तो म्यूलिंग एंड पकिंग, पकिंग का अर्थ होता है वॉमिटिंग, पकिंग का अर्थ क्या होता है, वॉमिटिंग। तो यहां पर म्यूलिंग, तो वीपिंग लाइक ए कैट, यहां पर बिल्ली की तरह से रोता रहता है पूरे दिन में, छोटा शिशु जो है रोता रहता है। एंड पकिंग, वॉमिट करता रहता है इन द नर्सेस आर्म्स। नर्स का मतलब क्या होता है, नर्स का मतलब एक स्त्री या एक औरत जो बच्चे की देखभाल करती है। अ वुमन हु टेक्स केयर ऑफ एन इन्फेंट और ऑफ अ चाइल्ड इज कॉल्ड नर्स, अर्थात आया। ये मदर भी हो सकती है, आया भी हो सकती है। ठीक है, तो अपनी माँ या नर्स अर्थात आया की बाहों में सारा दिन रोता रहता है और उल्टियां करता रहता है। इस प्रकार से फर्स्ट जो रोल है कोई इंसान प्ले करता अपनी जिंदगी में, जब वो जिंदगी रूपी स्टेज में एंटर करता है, अर्थात जब वो जन्म लेता है शिशु के रूप में, तो ये इसकी पहली भूमिका होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली भूमिका जो है वो देखिए क्या है, दिख रहा है आपको यहां पे, एक स्कूल बॉय। ठीक, देन द विनिंग स्कूल बॉय, विनिंग शब्द जो है उसका मतलब होता है कंप्लेनिंग। ठीक है, बड़बड़ाता हुआ। अक्सर हमने बच्चों को देखा है
कि while they just go to school, they are quite reluctant, they are quite unwilling to go to school. स्कूल जाने के इच्छुक नहीं होते हैं, बड़बड़ाते हुए, रोते हुए, ठीक है, इस प्रकार से स्कूल जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से शेक्सपियर ने इसका जिक्र किया है। देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल, और सैचल का अर्थ होता है स्कूल बैग। जी हाँ, फ्रेंच वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है? स्कूल बैग। देन द विनिंग स्कूल बॉय विद सैचल, अगली अवस्था जो है मानव जीवन की वो आती है कि स्कूल गोइंग बॉय की, ठीक है, स्कूल गोइंग पर्सन के रूप में। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, तो सुबह सुबह बच्चे जो नहा धो करके जाते हैं तो उनका चेहरा जो है चमकता रहता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह सुबह उनका चेहरा चमकता रहता है। क्रीपिंग, यस, क्रीपिंग का मतलब मूविंग वेरी स्लोली, मूविंग वेरी स्लोली, क्रीपिंग लाइक स्लेल, और बिल्कुल एक घोंगे की तरह से, ठीक है, जो शेल में रहता है, शंख में रहता है। ये देखिए तस्वीर घोंगे की हमने यहाँ पे लगा रखी है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो शंख में रहने वाला, जो शेल में रहने वाला जो स्नेल जो होता है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे चलता है। उसी प्रकार से स्कूल बॉय जो है अनिच्छा से, बिल्कुल इच्छा नहीं होती स्कूल उसकी स्कूल जाने की, बिल्कुल अनिच्छा से धीरे धीरे कदमों से कहाँ चलता है? स्कूल की तरफ चलता है, ठीक है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, यहां पर तुलना करिए, सिमिली का प्रयोग हुआ है। अनविलिंगली टू स्कूल, और स्कूल जाने की क्या उसकी इच्छा है? नहीं है, और बिल्कुल अनिच्छा से स्कूल की तरफ जाता है। हालात बिल्कुल उल्टे होते हैं यदि स्कूल से वापस घर लौटना होता, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। स्कूल से वापस घर लौटते हैं तो बच्चों के कदम जो है बिल्कुल कितने ही थके हुए क्यों ना, स्कूल में खेल कूद कितना ही उन्होंने किया हो, लेकिन घर लौटते वक्त उनके पाँव की जो स्पीड जो है देखने लायक ही होती है, ये तो आपको भी पता ही है। खैर, ये दूसरी अवस्था थी। तीसरी अवस्था की बात करते हैं अभी। एंड देन द लवर, और फिर अगली अवस्था जो आती है अपने जीवन में, वो होती है लवर की। तो अगली अवस्था में व्यक्ति जो है लवर की भूमिका में आता है, प्रेमी की भूमिका में आता है। शाइन, शाइन का अर्थ होता है आह भरना। लाइक फर्नेस, फर्नेस एंड भट्टी, जलती हुई भट्टी, आग की भट्टी। जिस तरह से आग की भट्टी जलती रहती है, वैसे प्रेमी का हृदय जो है भीतर से धधकता रहता है, जलता रहता है। विद वोफुल, वोफुल का अर्थ होता है सैड, वोफुल मीन्स सैड, और बैलेड का यहां अर्थ है सॉन्ग, और सैड सॉन्ग्स गा के सुनाता रहता है। मेड, जो कि वो लिखे होंगे शायद उसने, मेड रिटर्न टू हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस का अर्थ है बिलविड, अर्थात प्रेमिका। आईब्रो आप जानते ही हैं, तो अपनी प्रेमिका की आईब्रो जो है उनकी प्रशंसा में वो क्या करता रहता है? दुख भरे नगमे जो है, गीत जो उसे गा करके सुनाता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रेमी की भूमिका भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में जरूर निभाता ही है। अगली भूमिका की बात करते हैं, और अगली भूमिका जो है वो है एक सोल्जर की, ठीक है। क्या कोई हर व्यक्ति सोल्जर बनता है? तो आपका जवाब होगा सर जी नहीं, हर व्यक्ति तो सोल्जर नहीं बनता, लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन में लड़ाइयां तो जरूर लड़ता है। लड़ाई का मतलब वो डिशुम डिशुम वाली लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संघर्ष, स्ट्राइफ, स्ट्रगल, वो भी क्या है? एक प्रकार की लड़ाई है। जीवन जीना भी अपने आप में क्या है? एक लड़ाई है। तो हर व्यक्ति क्या करता है? कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा होता है, और संघर्ष में हर व्यक्ति अपने आप में क्या होता है? एक सोल्जर होता है। इस प्रकार से हर व्यक्ति क्या करता है? अपने जीवन में एक सोल्जर की भूमिका निभाता है। खैर, फिलहाल हम शाब्दिक जो अर्थ निकलता है हम उसकी बात करते हैं। आप इधर देख सकते हैं, बॉफोर्स तोप आपके सामने खड़ी है। कुछ सोल्जर्स जो हैं अब क्या काम कर रहे हैं आपको दिखाई दे ही रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, देन ए सोल्जर, और फिर व्यक्ति की अगली अवस्था जो आती है वो एक सोल्जर के रूप में होती है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, ऑथ्स यानी कसम, ए फॉर्मल प्रॉमिस अर्थात शपथ, ठीक है। अजीबो गरीब कस्में खाता रहता है, ठीक है, आपने भी खाई होंगी भाई बहुत सारी कस्में। एंड बियर्डेड, और दाढ़ी बड़ी होती है उसकी। लाइक द पार्ड, लाइक इतनी बड़ी भी नहीं, लाइक द पार्ड, पार्ड मीन्स लियोपर्ड, पार्ड मीन्स लियोपर्ड, तेंदुआ, तेंदुए की तरह से छोटी छोटी उसकी क्या रहती है? दाढ़ी रहती है, ठीक है। और कसमें खाता रहता है, बिल्कुल दृढ़ लगता है, आवाज में मजबूती होती है, बिल्कुल एक सोल्जर की तरह से। जेलस इन ऑनर, और जेलस इन ऑनर हमेशा ही क्या रहता है? ठीक है, ऑनर में जेलसी रहती है उसके, ठीक है, ईर्ष्यालु रहता है। उसके सामने किसी और की प्रशंसा हो जाए बर्दाश्त नहीं होता,
ठीक है, जेलस इन ऑनर, उसको खुद को सम्मान चाहिए, दूसरे को सम्मान नहीं, मुझे सम्मान चाहिए, ऐसी फीलिंग होती है। सडन एंड क्विक इन क्वार्रल, लड़ने झगड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, रेडी एंड क्विक टू क्वार्रल। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन अर्थात प्रतिष्ठा, इज्जत जो कि क्षणभंगुर होती है, ठीक है, थोथी इज्जत जो होती है, उसके लिए बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार रहता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन एंड तोप, आप देख पा रहे हैं, यहां तक कि तोप के मुंह में भी जाने के लिए तैयार रहता है, अर्थात मरने के लिए भी क्या रहता है, तैयार रहता है। इस प्रकार से कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन में एक सोल्जर की भूमिका को निभाता है। अगले स्टेज की बात करेंगे दोस्तों, एंड देन द जस्टिस, और फिर आगे चल करके अगली अवस्था में वो क्या बन जाता है, जस्टिस बन जाता है। क्या कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने जीवन में क्या जस्टिस होता है? जी नहीं होता। न्यायाधीश तो सभी नहीं बन पाते, लेकिन अपने जीवन के अंदर सभी व्यक्ति कोई ना कोई क्या होते हैं, जस्टिस जरूर होते हैं। आपको जिंदगी में बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, और जो निर्णय लेता है वही क्या होता है, जस्टिस होता है। आप अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। एंड देन द जस्टिस, और फिर अगली भूमिका के रूप में वो क्या बनता है, जस्टिस बनता है इन फेयर राउंड बेली। यहां पर थोड़ा डेपिक्शन कर रहा है, शब्दों के माध्यम से चित्रण करने की कोशिश कर रहा है कि जस्टिस जो है उसका फीचर किस तरह से होगा। इन फेयर राउंड बेली, उसका बिल्कुल गोरा बदन, गोल मटोल जो है उसका क्या होगा, पेट होगा। विद गुड कैपन, कैपन क्या होता है, चिकन, मेल चिकन। लाइंड मीन्स फुल, और उसका पेट जो है बिल्कुल भरा होता है मीट से, अर्थात खूब खाना ठूस ठूस के खाता है, गोल मटोल होता है, गोरा चिट्टा होता है। विद सिवियर, सिवियर का मतलब तीखी, और विद आई सिवियर, और आंखें बिल्कुल तीखी होती है। आप तस्वीर में देख सकते हैं जस्टिस महोदय की आंखें भी आप देख सकते हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, फॉर्मल कट आप फ्रेंच कट कह सकते हैं, फ्रेंच कट जैसी दाढ़ी जो है वो रखता है। फुल ऑफ वाइज साज, और जब कभी बातें करता है तो बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें, इडियम्स एंड मैक्सिम्स, इनकी बात करता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत करता है अपने फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए। व्हेनेवर ही टॉक्स, व्हेनेवर ही सर्व्स सम फैक्ट्स, he proves his facts with some modern instances or saws or idioms or maxims, and so he plays his part, और इस प्रकार से अपनी भूमिका को निभाता है। तो कोई जस्टिस जो होता है, ठीक है, उसका चित्रण किस प्रकार से किया गया है, गोल मटोल शरीर है, ठीक है, मोटा होता है, आंखें बिल्कुल तीखी होती हैं, और अपनी हर दूसरे तीसरे सेंटेंसेस में वो बिल्कुल बुद्धिमत्तापूर्ण कुछ सॉज अर्थात कहावतों का प्रयोग करता है, अपनी बातों को साबित करने के लिए, फैक्ट्स को साबित करने के लिए क्या करता है, आधुनिक उदाहरण भी प्रस्तुत करता रहता है, कंठस्थ रखता है उदाहरणों को, इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। अगली भूमिका की तरफ चलते हैं। छठी भूमिका है द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटालून। अब ओल्ड एज की बात करेंगे अपन। लीन, दुबला पतला, अगली छठी अवस्था की बात है। व्यक्ति बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, स्लीपर्ड, पांव में चप्पलें पहनता है। एंड पैंटालून, पैंटालून, यहां पैंटालून शब्द का अर्थ जो है यह है ए स्ट्रेंज लुकिंग ओल्ड मैन, एक अजीबोगरीब सा लगने वाला, अजीब सा लगने वाला बूढ़ा व्यक्ति। ए स्ट्रेंज लुकिंग ओल्ड मैन यहां पर इसका अर्थ है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, नाक के ऊपर चश्मा लगा के रखता है। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच का मतलब आई पाउच। व्यक्ति जब उम्र दराज हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो आंखों के नीचे यहां पाउचेस जो है बनने लग जाते हैं। आप तस्वीर में थोड़ा देख सकते हैं यदि आप अच्छे से देख पा रहे हो तो, ठीक है, आंखों के नीचे पाउच जैसा जो है कुछ बनने लग जाते हैं, अर्थात ये आंखें लटकने लग जाती है, और गाल जो है ये भी लटकने लग जाते हैं, पाउच की तरह से बन जाते हैं। तो एंड पाउच ऑन साइड, हिज यूथफुल होज, होज का अर्थ है यहां कपड़ों से है दोस्तों। यहां होज का मतलब क्या है, कपड़े। हिज यूथफुल, यूथफुल यानी युवावस्था के वो कपड़े जो वो युवावस्था में पहना करता था, लेकिन यहां अर्थ किससे, जुराब से है जो उसने पहन रखे हैं। वेल सेव्ड, अपनी युवावस्था की जुराब जो उसने अच्छे से अभी तक बचा के रख रखे हैं। ए वर्ल्ड टू वाइड, उन जुराबों की तुलना किससे करी है, ए वर्ल्ड टू वाइड, एक ऐसी दुनिया जो बहुत लंबी चौड़ी हो गई है। कहने का मतलब है युवावस्था की जुराब, युवावस्था में वो बिल्कुल गठीला बदन था, अच्छा खाता
अच्छा खासा हष्ट पुष्ट था, ठीक है, स्टर्डी मैन था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैन था, लेकिन अब क्या हो गया है, लीन स्लीपर्ड पैंटलून, दुबला पतला हो गया है। तो जुराब जो है अब उसके पाँव में, उसके पतली पतली टांगों में ढीले पड़ रहे हैं। अ वर्ल्ड टू वाइड, एक दुनिया, जुराब की दुनिया बहुत चौड़ी हो गई, अर्थात जुराब ढीले पड़ गए उसके लिए, ठीक है, लंबे चौड़े हो गए। A world too wide for his shrunk यानी दुबली पतली, और shank यानी legs अर्थात टांगे, and his, और उसकी दुबली पतली टांगों के लिए जुराब जो है बड़े पड़ गए हैं, जो उसने युवावस्था से बचा के रख रखे, जो अभी वो इस बुढ़ापे में पहन रहा है। एंड his big manly voice, और उसकी वो मर्दाना आवाज, जो कभी मर्दान की भरी आवाज उसकी हुआ करती थी, बिल्कुल भारी भरकम मर्दान की भरी आवाज हुआ करती थी, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, अब वो बिल्कुल बच्चों की तरह से हो गई है, ठीक है। जब वो मुंह से बोलता है तो मुंह से सीटियां से निकलती हैं, एंड विसल्स इन हिज साउंड, और जो बोलता है तो क्या होता है, उसके मुंह से क्या निकलती है, सीटियां निकलती है। तो ये इसकी छठी अवस्था रही कि छठी अवस्था में व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, असहाय हो जाता है, और उसका शरीर जो उसका साथ छोड़ने लग जाता है। युवावस्था का मजबूत शरीर जो है अब दुबला पतला पड़ने लग जाता है। युवावस्था के कपड़े जो है बदन पर ढीले पड़ने लग जाते हैं, यहां तक कि जो मर्दान की भरी आवाज, जवानी में जो मर्दान की भरी आवाज हुआ करती थी, अब वो बिल्कुल जोश और खरोश से लबरेज आवाज जो है बिल्कुल बच्चों जैसी आवाज हो जाती है। और अब तो क्या होता है, दांत भी भैया टूट चुके हैं, तो जो बोलने की कोशिश करता है तो बोलते समय मुंह से हवा से निकलती रहती है, अर्थात सीटी जैसी कुछ बसती रहती है, ये हालत इसमें हो जाती है। सो दैट्स द 6th स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ। नाउ कम टू द फाइनल और द 7th स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ। दोस्तों अगली अवस्था की अपन बात करते हैं, लास्ट सीन ऑफ ऑल। अब अंतिम दृश्य की तरफ बढ़ चले हैं अपन। देखिए अंतिम दृश्य, व्यक्ति बिल्कुल मरणासन अवस्था में है, वेरी ओल्ड एज, ओल्ड एज नहीं बल्कि वेरी ओल्ड एज अपन इसको कह सकते हैं, बिल्कुल मरणासन अवस्था में पड़ा है, ठीक है, मरने ही वाला है, ठीक है। तो लास्ट सीन ऑफ ऑल, और यहां पर ये अंतिम दृश्य है, दैट एंड्स, और ये अंतिम दृश्य क्या कर देता है, समापन कर देता है। एंड्स अर्थात समापन करना, दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, हिस्ट्री किसकी, ऑफ लाइफ। और ये जो अंतिम अवस्था जो है क्या करती है, ये समाप्त कर देती है किसको, दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री ऑफ लाइफ, अर्थात वो जीवन जो काफी इवेंटफुल रहा था, घटनाओं से परिपूर्ण रहा था हमारा जीवन, जो हमने जिया था, जो 6 अवस्था में हम जी करके आए थे, उसको ये अवस्था जो है, अंतिम दृश्य जो अंतिम अवस्था जो है, लास्ट से जो आकर के समाप्त कर देती है, अर्थात व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है। यहां पे इज सेकंड चाइल्डनेस, यहां पर शेक्सपियर जो है इस अवस्था को सेकंड चाइल्डनेस अर्थात दूसरा बचपन कहता है, सेकंड चाइल्डहुड भी कहता है। क्यों कहता है, तो आप समझ लीजिएगा कि यहां इस दौर में व्यक्ति जब बहुत ज्यादा वृद्ध हो जाता है, एक छोटे शिशु की तरह से, एक छोटे बच्चे की तरह से दूसरों पर निर्भर करता है। आप देख सकते हैं दवा पीने के लिए भी वह दूसरों पर क्या है, निर्भर है। पानी पीने के लिए, अरे बेटा पानी लेकर के आना, ठीक है, पानी भी उठ करके पिया नहीं जाता, यहां तक कि टॉयलेट भी जाना होता है तो किसी के सहारे से जाता है, ठीक है। ठीक जिस तरह से बच्चे को अपन क्या करते हैं, ये सब चीजें सिखाते हैं, ठीक है, बच्चे को अपन करवाते हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी ऐसा इनके साथ होता है, ठीक है। दोस्तों समझ पा रहे हैं मेरी बात को, यहां पर इसको सेकंड चाइल्डनेस कहा है, ठीक है। यहां पर और क्या होता है देखिएगा, एंड मियर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब होता है विस्मृति, जब आपकी याददाश्त जो है खो जाती है। अक्सर आपने बड़े बूढ़ों को देखा होगा जो मतलब काफी वेरी ओल्ड हो चुके होते हैं, बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं, ठीक है, हम उनसे मिलने जाते हैं अपने पास पड़ोस मोहल्ले में, तो अक्सर पूछ लेते, अरे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारे माताजी का क्या नाम है, मैं नाम भूल गया। डज इट हैपन, क्या ऐसा होता है, इट ऑफन हैपन्स, ऐसा अक्सर होता है, इट डज हैपन, ऐसा ही होता है कि बहुत ये बूढ़े लोग जो होते हैं उनकी याददाश्त जो है धीरे धीरे गायब होने लग जाती है, अर्थात ऑब्लिवियन, अर्थात वो विस्मृति को हासिल करते हैं, विस्मृति को प्राप्त करते हैं, एंड मियर ऑब्लिवियन, और उनकी याददाश्त धीरे धीरे जाने लग जाती है। सेंस, यहां पर सेंस जो वर्ड है ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्तों विदाउट,
क्या अर्थ होता है? विदाउट। तो सैंस टीथ, ठीक है, अर्थात उनके दांत टूट जाते हैं। सैंस आईज, आंखें कमजोर पड़ जाती हैं, उनको दिखाई कम देने लगता है, धुंधला दिखाई देता है। सैंस टेस्ट, यहां तक कि उनकी जो स्वाद की इंद्री है, ठीक है, वो भी क्या हो जाती है? कमजोर पड़ जाती है। सेंस एवरीथिंग, यहां तक कि हर चीज उनका साथ छोड़ देती है, यानी कि लाइफ अर्थात जीवन भी उनका साथ यहां पर छोड़ देता है दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य यहां पर क्या है समझिएगा। यहां पर सेंस शब्द को बार बार रिपीट किया गया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। यहां पर रिपीटिशन ऑफ सेंस जो है उसका बहुत ही महत्व है, अर्थात ये रिपीटिशन जो है हमें बताता है कि लाइफ जो है, जीवन जो है वो बिल्कुल क्षणभंगुर है। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, वो सब अस्थायी हैं। इन दिस ओल्ड एज हमारी जो इंद्रियां जो है, हमारी जो सेंसेस जो है, दे बिकम वीक एंड इनकपेबल, वीक एंड इनकपेबल। एंड ये जो शब्द सेंस, इसका रिपीटेशन जो है, ये यहां पर ट्रांजिटरीनेस ऑफ लाइफ अर्थात जीवन की अस्थिरता तो जो है उसको भी यहां पर शो करता है। तो कि अंतिम अवस्था में देखिए क्या होता है। अंतिम अवस्था में सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, अर्थात दांत भी टूट जाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, स्वाद की इंद्रियां भी खराब हो जाती है, और एक दिन वो आता है सेंस एवरीथिंग, अर्थात हर चीज आपका साथ छोड़ देती है, यहां तक सांसें भी आपका साथ छोड़ देती है। और इस तरह से आप अपनी 7वीं और अंतिम जो अवस्था है उसको आप कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, और इस स्टेज अर्थात लाइफ, जिंदगी रूपी स्टेज जो है, इसको छोड़ करके आप बाहर निकलते हैं, एग्जिट होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के बिल्कुल लिखिएगा, ठीक है। मेरी टीम के लिए आप थैंक यू जरूर लिखिएगा। मैं अकेला नहीं हूं, मेरी पूरी टीम जो है इसके साथ काम करती है, तो मेहनत मैं ही नहीं, अकेला ही नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ पूरे साथी हैं जो इसके लिए काम करते हैं। काम आपको पसंद आ रहा है लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा, और पसंद आ रहा हूं तो सब्सक्राइब, नहीं आ रहा तो अनसब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।